एक खतरा ऐसा है जो हमारे देश के अपने ही अंदर, सीमाओं के अंदर पैदा हो रहा है। वो बहुत खतरनाक है और ये ऐसा खतरा है जिसमें आप सेना का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुलिस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां लड़ाई अपने ही लोगों से है। कर्नाटक में अब ऐसे स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां मुस्लिम समुदाय की छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाजत मांग रही हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको इसके बारे में एक खबर दिखाई थी कि कैसे कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों द्वारा क्लासरूम के अंदर बैठकर नमाज पढ़ी जा रही है। यह देखिए, पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कर्नाटक के एक स्कूल में बच्चे क्लासरूम में नमाज पढ़ रहे हैं। पीछे ब्लैक बोर्ड आपको नजर आएगा और क्लासरूम में नमाज पढ़ी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के। और इसके बाद से कई और जगहों से अब ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और अब इसके विरोध में हिंदू छात्रों ने भी ये मांग करनी शुरू कर दी है कि अब उन्हें भी स्कूलों और कॉलेजों में तिलक लगाकर और भगवा रंग का अंगोछा पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाजत दी जाए। तो आप कल्पना कीजिए भविष्य के एक ऐसे स्कूल की या कॉलेज की जहां पर एक ग्रुप जो है वो इस तरह अंगोछा पहनकर आ रहा है और दूसरा जो ग्रुप है स्कूल का और क्लास का वो हिजाब पहनकर आ रहा है या क्लास में ही नमाज पढ़ रहा है। 21 जनवरी को कर्नाटक के उडुपी में स्थित जिस इंटर कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर आने पर विवाद हुआ था, उसी उडुपी जिले के एक और इंटर कॉलेज में अब 27 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने की मांग कर रही हैं। और यह भी आरोप है कि 28 और 29 जनवरी को ये सभी छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आ भी गई, जिसके बाद वहां पढ़ने वाले कुछ छात्रों द्वारा इनका विरोध किया गया। तस्वीरें देखिए आप। कॉलेज प्रबंधन ने इस विवाद से बचने के लिए तब इन छात्राओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कार्रवाई करते तो विवाद और बढ़ जाता। लेकिन बाद में यह मामला इस कदर बढ़ गया कि यहां पढ़ने वाले 100 छात्र भगवा रंग का अंगोछा पहनकर स्कूल पहुंच गए और उन्होंने भी ये मांग करनी शुरू कर दी कि अगर मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनकर आने दिया जाएगा तो अब वो भी तिलक लगाकर और भगवा अंगोछा पहनकर कॉलेज आएंगे। और आप याद कर लीजिए, पिछले हफ्ते जब हमने आपको खबर बताई थी तो हमने यही कहा था कि कल्पना कीजिए कि भविष्य के स्कूलों में यही होने लगे। सोचिए, ये सभी बच्चे 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये क्या उम्र होती है धर्म के बारे में कुछ भी बात करने की। इनकी उम्र 16 से 17 साल के आसपास की है, लेकिन इनके विचारों में अभी से धार्मिक कट्टरवाद का जहर घोला जा रहा है। और इस घटना का एक नया वीडियो भी आज आया है, जिसमें इस कॉलेज के गेट पर कुछ लड़कियों को प्रिंसिपल द्वारा रोक दिया गया, क्योंकि ये सभी लड़कियां हिजाब पहनकर आई थीं और कह रही थी कि हमें कॉलेज में अंदर प्रवेश दिया जाए। ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಿಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ರೈತರು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ। अब सोचिए, ये सब कुछ धर्म निरपेक्षता के नाम पर हो रहा है, सेक्युलरिज्म के नाम पर हो रहा है, ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है और ये सब कुछ धार्मिक आजादी के नाम पर हो रहा है। क्या धार्मिक आजादी इसे कहते हैं? क्या लोकतंत्र इसे कहते हैं? क्या सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता इसे कहते हैं? इस मामले में स्थानीय विधायक द्वारा मुस्लिम छात्राओं के माता पिता और कॉलेज प्रबंधन के साथ एक बैठक भी की गई, जिसमें इन लड़कियों के माता पिता खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर कॉलेज प्रबंधन ने ये लिख कर दे दिया कि वो इन लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देगा, तो वो फिर इस पर विचार करेंगे कि उन्हें अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को इस कॉलेज में भेजना भी है या नहीं। यानी अगर
हिजाब पहनने की इजाजत कॉलेज ने नहीं दी तो ये लड़कियां इस कॉलेज में नहीं आएंगी, इस स्कूल में नहीं आएंगी। वहां 10वीं और 12वीं कक्षा के जो स्कूल होते हैं उन्हें इंटर कॉलेज कहा जाता है। इसलिए अब सोचिए कि ये लड़कियां भी चाहती हैं कि हमें हिजाब पहनना है, जिद कर रही हैं, और इनके जो माता पिता हैं वो भी इस बात की जिद पर अड़े हुए हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर ही जाएंगी, और कॉलेज का प्रबंधन जो है वो इस बात को लिख कर दे कि हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೂ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಡೇಸ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಆ ಡೇಸ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಓಣಂ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಲಿ ಇದೆ, ನೋಬಡಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ದು ಹಿಜಾಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೂಲ್. ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೋ ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಾವಿನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಅವರು ಒಪ್ಪಿದಾಗಿಲ್ಲ. उडुपी के अलावा कर्नाटक के भद्रावती में भी एक और कॉलेज ऐसा है जहां पर कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल आने की मांग कर रही हैं, और यहां भी कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे धर्म के छात्रों ने इसका विरोध किया, और ये सभी छात्र 2 फरवरी को भगवा रंग का अंगोछा पहनकर अपनी कक्षा में पहुंच गए, जिसके बाद यहां पर भी हंगामा हुआ। हालांकि यहां पढ़ने वाली ज्यादातर मुस्लिम छात्राएं अब ये कह रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारत का संविधान उन्हें ये इजाजत देता है। इस मामले में कर्नाटक सरकार द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर आने वाले दिनों में गाइडलाइंस जारी करेगी। हालांकि इन गाइडलाइंस के जारी होने तक राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों और कॉलेजों को यह निर्देश दिया गया है कि वो किसी भी ऐसे छात्र को स्कूल में प्रवेश न दें जो धार्मिक चिन्ह या कोई धार्मिक पोशाक पहनकर आ रहा है। हालांकि उडुपी के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 6 मुस्लिम लड़कियां इस मामले को लेकर अब कर्नाटक हाई कोर्ट चली गई हैं, जहां इसी हफ्ते इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। ज्यादातर मुस्लिम लड़कियों का यह कहना है कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना धर्म के पालन की सच्ची भावना को दर्शाता है, और भारतीय संविधान भी उन्हें इसकी पूरी इजाजत देता है। लेकिन अब सवाल है कि क्या यह बात सही है जो वो कह रही हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब और बुर्के जैसे शब्दों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इनकी जगह पर खिमर और जिबाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका अर्थ महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकने से है। कुरान में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी खिमर और जिबाब धारण करती थीं, लेकिन कुरान में कहीं यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली सभी महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य होगा। दूसरी बात, कुरान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर महिलाएं हिजाब और बुर्का ना पहने तो यह इस्लाम धर्म का अपमान होगा। यानी जो बात ये लड़कियां कह रही हैं, जो छात्राएं कह रही हैं कि हिजाब पहनना इस्लाम का अपमान है, ऐसा सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से सही नहीं है। एक और बात, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले अरब और मध्य पूर्व के देशों में हिजाब और बुर्के के पहनावे का चलन काफी लोकप्रिय था। यानी यह पहनावा इस्लाम धर्म ने दुनिया को नहीं दिया, बल्कि यह पहनावा इस्लाम धर्म को अरब और मध्य पूर्व के देशों की सांस्कृतिक पहचान से मिला है। लेकिन एक खास विचारधारा के लोगों ने इन लड़कियों के दिल और दिमाग में यह जहर भर दिया कि अगर वो हिजाब पहनकर स्कूल जाएंगी तभी वो सच्ची मुसलमान कहलाएंगी। और हमें यह भी पता चला कि इसके पीछे कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हो सकते हैं जो कर्नाटक के अलग अलग जिलों में जाकर मुस्लिम लड़कियों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यानी ये एक सुनियोजित योजना हो सकती है। हमारे देश के स्कूलों में जब धर्म का यह खतरनाक प्रयोग किया जा रहा है, तब यह संयोग ही है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए फिर से कुछ विश्वविद्यालय खुलने शुरू हो गए हैं। वहां के स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। हालांकि बहुत सारी लड़कियां अब भी अपने कॉलेज नहीं जाना चाहती, क्योंकि तालिबान सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो शरिया कानून के तहत लड़के और लड़कियों को एक साथ एक कक्षा में बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं देगा, और लड़कियों के लिए कॉलेजों में हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। सोचिए, अफगानिस्तान में इस कट्टर सोच के खिलाफ
लड़कियां कॉलेज नहीं जा रही, लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पर निकलकर जुलूस निकाल रही हैं कि उन्हें हिजाब नहीं पहनना और उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जाए। वो स्कूल जाना चाहती हैं, कॉलेज जाना चाहती हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल जाना चाहती हैं। देखिए कैसे पूरी दुनिया एकदम से पलट रही है। अफगानिस्तान की लड़कियां कह रही हैं उन्हें हिजाब नहीं पहनना, उन्हें कोएड स्कूल में और कॉलेजों में पढ़ना है जहां लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ सकें। और हमारे देश की लड़कियां कह रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर ही पढ़ना है। यानी ये हमारे देश में ही एक अलग अफगानिस्तान बना देना चाहती हैं। अफगानिस्तान की लड़कियां तो आजादी मांग रही हैं और हमारे देश की लड़कियां कह रही हैं कि नहीं, उन्हें हिजाब में ही रहना है। यह दुर्भाग्य है कि आज ट्यूनीशिया, मोरक्को, अजरबैजान, लेबनान, सीरिया और कोसोवो जैसे मुस्लिम देशों में हिजाब को लेकर कड़े नियम हैं। जैसे कोसोवो में लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकती, लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। जबकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो अनेकता में एकता और समानता की बात करता है। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया कि मुस्लिम देशों में महिलाएं हिजाब और बुर्के को लेकर क्या सोचती हैं। तब इस रिपोर्ट में ट्यूनीशिया की 56%, टर्की की 52%, लेबनान की 49%, सऊदी अरब की 47% और इराक की 27% महिलाओं ने यह कहा कि उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, यह फैसला उनका खुद का होना चाहिए और उन पर हिजाब और बुर्के को थोपा नहीं जा सकता। लेकिन भारत जैसे देश में संवैधानिक अधिकार के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सऊदी अरब जैसा जो देश है जिसे इस्लाम का सेंटर माना जाता है, उस देश में भी अब लड़कियों को और ज्यादा आजादी दी जा रही है। उदाहरण के लिए शरिया कानून कुरान और इस्लाम के दूसरे धार्मिक ग्रंथों और फतवों पर आधारित कानून है और पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां मुसलमान चाहते हैं कि उनके देश में भी शरिया कानून लागू हो जाए। और प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत के भी 74% मुसलमान चाहते हैं कि सामान्य अदालतों के साथ साथ भारत में शरिया अदालतें होनी चाहिए और शरिया कानून को लागू किया जाना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक के स्कूलों में जो हो रहा है वो एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी ये बदलाव अचानक से नहीं हो रहा, इसके पीछे एक योजना है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत में स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। इसके अलावा हमारा संविधान और भारत की अदालतें भी इस विषय पर कंफ्यूज्ड हैं और स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग इसी का फायदा उठाते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि अब समय आ गया है जब भारत सरकार को इस संबंध में एक कानून जरूर लाना चाहिए। जैसे फ्रांस में 2004 में ही कानून आ गया था कि वहां के सरकारी स्कूलों में धार्मिक चिन्ह, टोपी, लॉकेट, हिजाब और बुर्का पहनने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहां के बच्चे इस तरह की कोई धार्मिक पोशाक या धार्मिक चिन्ह नहीं पहन सकते। अब यही काम हमारे देश में भी होना चाहिए और हम शुरुआत से ये बात कहते आ रहे हैं और जी न्यूज़ भी शुरुआत से ये बात कह रहा है कि अब हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब समय आ गया है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ तो कल्पना कीजिए कि आने वाले दिनों में देश के अलग अलग स्कूलों में और कॉलेजों में इसी तरह की मांग उठेगी। मुसलमान छात्र कहेंगे, छात्राएं कहेंगी हमें हिजाब पहनना है, छात्र कहेंगे कि हमें क्लास के अंदर ही नमाज पढ़नी है, हिंदू छात्र कहेंगे उन्हें तिलक लगाकर और भगवा अंगूछा पहनकर आना है, जो सिख छात्र हैं वो भी अपने धर्म को लेकर मांग उठाना शुरू कर देंगे और जो क्रिश्चियन छात्र हैं वो भी यही इसी तरह की मांग उठाना शुरू कर देंगे। उसके बाद स्कूलों का क्या होगा, कॉलेजों का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अब थोड़ी देर के लिए यह भी कल्पना कीजिए कि भविष्य में कुछ विपक्षी पार्टियां चुनावों में ये वादा कर दें कि अगर उनकी पार्टी जीती तो वो अपने राज्यों के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत दे देंगे, तो क्या होगा। वैसे एक ही देश में कई देश बनाने की परंपरा शुरू हो चुकी है और आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत के 72 वर्ष पुराने संविधान को बदलकर एक नया संविधान लिखने की मांग कर दी और कहा कि मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार से ज्यादा शक्तियां नहीं है, इसलिए यह संविधान अब बदला जाना चाहिए। यह संविधान पुराना हो चुका है। अगर भविष्य में ऐसा हो गया और संविधान में राज्य सरकारों को सब कुछ तय करने के अधिकार दे दिए गए तो फिर ये सब कुछ करना जो अभी हम आपको बता रहे हैं बहुत आसान हो जाएगा। तब भारत सरकार अगर कोई कानून बनाकर यह प्रावधान ला भी देगी कि स्कूलों में धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकते
तब विपक्षी राज्यों की सरकारें इसे अपने हिसाब से कानून लाकर अपने राज्यों में बदल देंगी। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसके लिए संविधान को दोबारा से लिखने की मांग भी कर दी है। India requires to rewrite its Constitution of India. I am proposing this before the nation. Do you see anything wrong in that? Let it be debated. Let it be discussed. Because 75 valuable years have gone by. People's expectations are not being met. Why? So we need to make some new provisions to the Constitution of India. We need to strengthen a new Constitution. We need to rewrite. There is nothing wrong. What is wrong? And when We see, sister, we have amended our Constitution by 80 times. Why did we amend? And it's a fashion across the world. Whichever country felt there is a need for a new Constitution, they have rewritten. What is there? What I feel is, with all my experience of 50 years of public life, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री ने तो यह मांग करना शुरू कर दिया है कि संविधान को अब दोबारा से लिखने का समय आ गया है। और यकीन मानिए थोड़े दिन में दूसरे विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ये अब मांग करने लगेंगे कि हम तो इस संविधान को मानेंगे नहीं, अब दोबारा से संविधान लिखा जाना चाहिए। अब सवाल है कि क्या विपक्षी राज्यों की सरकारें इस देश में अपने लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था चाहती हैं और क्या इसके लिए संविधान में कोई बदलाव हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वर्ष 1973 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान में शासन की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें पहली है केंद्रीय सूची, जिसमें बताया गया है कि कौन से विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें कुल 100 विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, देश की करेंसी और रेलवे। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें राज्यों को कुल मिलाकर 61 विषयों पर अपने कानून बनाने का अधिकार है और ये विषय हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और कृषि। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें अपने अपने कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर इन कानूनों को लेकर कोई टकराव होता है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही मान्य रहेगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री इसी का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं अगर इस सूची में किसी राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया तो भारत सरकार का उसमें कोई दखल ना हो, और अगर ऐसा हो गया तो एक राष्ट्र के तौर पर भारत के सामने एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। हमारे जो दुश्मन हैं, जो सोचते हैं कि इस देश को तोड़ दिया जाना चाहिए, उनके इरादे अब काफी हद तक फिर सफल होने लगेंगे, उनका काम आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए 2019 में केंद्र सरकार ने एक कानून लाकर 3 तलाक की व्यवस्था समाप्त कर दी। अब क्योंकि यह विषय समवर्ती सूची में आता है, इसलिए इस कानून का पालन राज्य सरकारों को भी करना पड़ा। लेकिन भविष्य में अगर यह व्यवस्था समाप्त हो गई तो कोई भी राज्य फिर से अपने यहां 3 तलाक की व्यवस्था को बहाल कर सकता है और भारत सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। यानी एक देश एक विधान का सिद्धांत अस्तित्व में नहीं रहेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.